डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए करदम सरीगांटी चैनल में क्लास 12th का सब्जेक्ट ज्योग्राफी जिसका कोड 029 है उसकी बुक फर्स्ट मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का चैप्टर 8 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में बात करने आया हूँ। जैसे कि थर्ड सेक्टर में व्यापार के बारे में आप जान चुके हो कि व्यापार का तात्पर्य है जब वस्तुओं या सेवाओं का क्रिया विक्रय या खरीदना बेचना हो, उसमें दो पक्ष हों, इसमें एक वस्तु खरीदता है या सेवा खरीदता है, दूसरा बेचता है और ये लाभ हेतु किया जाए तो ये व्यापार कहलाएगा। व्यापार दोनों पक्षों के लिए समान रूप से लाभदायक होता है। यह आप पहला थर्ड सेक्टर में पढ़ चुके हो। अब व्यापार के दो प्रकार हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और एक राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान कहते हैं। राष्ट्रों को व्यापार करने की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि या तो उनके यहाँ यह वस्तु उत्पादित या पैदा नहीं हो रही है या दूसरे देश से उन्हें वह वस्तु सस्ती मिल रही है, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे और ये दोनों देशों के लिए लाभदायक होता है। राष्ट्रीय व्यापार का मतलब है या अंतर्देशीय व्यापार का मतलब है जब कोई व्यापार अपने ही देश के अंदर राज्यों के बीच में किया जाए तो उसे राष्ट्रीय व्यापार या अंतर्देशीय व्यापार कहते हैं। अब यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अगला टॉपिक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है, इसके कुछ पॉइंट हैं। नंबर 1, किसी भी देश में प्रत्येक वस्तु ना तो उत्पादित होती है ना ही बनाई जा सकती है, इसलिए दूसरे देशों से अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं का क्रिया विक्रय या आदान प्रदान किया जाना आवश्यक हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दोनों देशों को लाभ होता है। पॉइंट नंबर 3, आधुनिक समय में व्यापार विश्व के आर्थिक संगठन का आधार है। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ही राष्ट्रों की विदेश नीति प्रभावित होती है। नेक्स्ट पॉइंट, विकसित देश या विकासशील देश एक दूसरे की आपस में सहायता करते हैं, जिसमें विकासशील देश विकसित देशों की ज्यादा सहायता करते हैं तथा अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देशों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है क्योंकि व्यापारिक साझेदारी ही बाद में दोस्त भी बन जाते हैं। और एक पॉइंट और है कि खनिजों का जो वितरण है, खनिज जो हैं वो पृथ्वी पर असमान रूप से वितरित हैं, तो इसलिए जो है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अति आवश्यक हो जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार, इसमें पहला हेडिंग है राष्ट्रीय संसाधनों विभिन्नता। जैसे भौतिक संरचना के हिसाब से भूविज्ञान, उच्चावच, मृदा व जलवायु में विभिन्नता के कारण विश्व के राष्ट्रीय संसाधन असमान रूप से वितरित हैं। यह मैंने अभी आपको बताया था। जैसे भौगोलिक संरचना की है कि खनिज संसाधन आधार निर्धारित करती है। जिस देश की जैसी भौगोलिक संरचना होगी वैसे ही उसमें खनिज संसाधन मिलेंगे। धरातल विभिन्नताएं, कहीं की धरातल कैसा होगा, कहीं का धरातल कैसा होगा, तो फसलों या पशुओं की वैरायटी भी सुनिश्चित करती है। निम्न या समतल भूमि जो है जहाँ की होगी वहाँ कृषि की संभावना ज़्यादा होगी। पर्वत, जहाँ पे जिस देश में पर्वत ज़्यादा होंगे वो पर्यटकों को ज़्यादा आकर्षित करेंगे और पर्यटन को बढ़ावा देंगे। खनिज संसाधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण विश्व में असमान रूप से पहले में है और खनिज संसाधनों से ही औद्योगिक विकास होता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ये बहुत बड़ा आधार है। जलवायु, जब किसी क्षेत्र में पादप, जीव या वन्य जीव प्रभावित होते हैं तो वो जलवायु से प्रभावित होते हैं, तो और विभिन्न उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। जैसे ऊन उत्पादन है, ऊन उत्पादन ठंडे क्षेत्रों में ही हो सकता है। केला, रबड़, कहवा आदि जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हो सकते हैं, तो इसलिए जो है जलवायु, अनुकूल जलवायु जो है ये इसके लिए सूटेबल होती है। दूसरा इसका हेडिंग है जनसंख्या कारक। विभिन्न देशों में जनसंख्या के आकार, वितरण तथा उसकी विविधता व्यापार की गई वस्तुओं के प्रकार व मात्रा को प्रभावित करती है। जैसे सांस्कृतिक कारक हैं, विभिन्न संस्कृतियों में यह कला या हस्तशिल्प कला अलग अलग और स्पेशल होती है। हर देश की, हर क्षेत्र की अलग अलग होगी कला और हस्तशिल्प कला, और वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आदान प्रदान करती है। जनसंख्या आकार, ज़्यादा घनी जनसंख्या वाले देशों में
आंतरिक व्यापार ज़्यादा होता है, यानी कि अपने देश में व्यापार ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इनके उत्पाद देश की ज़रूरतों को ही पूरी कर पाते हैं, परंतु यहाँ के लोग दूसरे देशों में सेवा कार्यों में कार्य करते हैं, और वो भी एक उसका आधार है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। थर्ड हेडिंग है इसका आर्थिक विकास की प्रावस्था या स्टेज। व्यापार अलग अलग देशों के लिए अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जैसे कृषि प्रधान देशों में विनिर्मित वस्तुएं, यानी कि जो सेकंड सेक्टर की वस्तुएं हैं या रेडीमेड वस्तुएं हैं या बनाई गई वस्तुएं हैं, वे आयातित की जाती हैं या मंगाई जाती हैं। जबकि जो औद्योगिक राष्ट्र हैं वो कृषि और फसल उत्पादों का या अपने देश में वो मंगाते हैं, और जो कृषि फसलें हैं उनको अपने यहाँ मंगाते हैं, और जो है जो मशीनरी है या और कोई सामान है उसको वे दूसरे देशों में भेजते हैं, निर्मित वस्तु भेजते हैं, और खाद्यान्न व कच्चे पदार्थों का वे आयात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है इसका विदेशी निवेश की सीमा। विदेशी निवेश की सीमा, विदेशी निवेश विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा देते हैं। पूंजी प्रधान देश विकासशील देशों में औद्योगिक विकास इत्यादि को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है इसका परिवहन। रेल, समुद्री तथा वायु परिवहन ने प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं का आवागमन सुनिश्चित व तीव्रगम बहुत तेज कर दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है, और उसका परिवहन भी बहुत बड़ा आधार है। तो मैंने आपको जो है ये इसके 5 आधार बताए हैं, और 5 नंबर में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार नंबर 1, दोबारा बता रहा हूँ, राष्ट्र संसाधन विभिन्नता। दूसरा, जनसंख्या कारक। तीसरा आर्थिक विकास की प्रावस्था। फोर्थ है विदेशी निवेश की सीमा, और फिफ्थ है परिवहन। तो ये मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप जो कर सकते हो। व्यापार संतुलन एक नेक्स्ट टॉपिक है। किसी देश में अगर आयात और निर्यात की वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है, आपस में ठीक ठाक हो रहा है, आयात जितनी आयात हो रहा है उतना निर्यात हो रहा है, तो वह व्यापार संतुलन कहलाता है। जैसे अगर किसी देश में आयात अधिक हो और निर्यात कम हो, यानी सामान ज़्यादा मंगाया जा रहा है और भेजा कम जा रहा है, तो यह ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव व्यापार होगा। जबकि अगर निर्यात अधिक हो और आयात कम हो, यानी कि भेज हम ज़्यादा रहे हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो यह व्यापार धनात्मक या पॉजिटिव व्यापार कहलाता है। अगर नेगेटिव व्यापार लगातार चलता रहे, तो जो देश ऐसे देश जो है घाटे में चले जाएंगे और आर्थिक मंदी और गरीबी का शिकार हो जाएंगे। तो व्यापार संतुलन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार क्या हैं? नंबर 1, द्विपार्श्विक व्यापार। दूसरा, बहुपार्श्विक व्यापार। द्विपार्श्विक नाम से पता चल रहा, जब दो देशों के द्वारा आपस में ही एक दूसरे के साथ व्यापार किया जाए तो यह व्यापार द्विपार्श्विक व्यापार कहलाता है। नंबर 2, बहुपार्श्विक व्यापार। जब दो से अधिक देशों के साथ व्यापार किया जाए तो यह बहुपार्श्विक व्यापार कहलाएगा। अब इसमें क्या है, एक शब्द है MFN, यानी कि मोस्ट फेवरेबल नेशन, यानी कि सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र कहते हैं ना। MFN की कैटेगरी में देश जो है अपने साथी मित्रों को रखते हैं। देश कुछ व्यापारिक साझेदारों को MFN की कैटेगरी में रखते हैं, उन्हें वो पोजीशन प्रदान करते हैं और उनसे ही ज़्यादा व्यापार करते हैं। लेकिन कुछ देश जैसे इंडिया है, वो WTO के ज़्यादातर देशों के साथ MFN की कैटेगरी में रखता है और उसको जो है उसका व्यापार करता है। लेकिन ये कैटेगरी MFN कैटेगरी कभी भी चेंज कोई भी देश कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है मुक्त व्यापार या व्यापार उदारीकरण। व्यापार के लिए अर्थव्यवस्थाओं को खोलने को मुक्त व्यापार या व्यापार उदारीकरण कहते हैं। इसमें क्या क्या कंडीशन है? मुक्त व्यापार कैसे कहेंगे, फ्री ट्रेड कैसे कहेंगे? जैसे व्यापारिक अवरोध है, जैसे बिजनेस में दो देशों के बीच में कुछ व्यापारिक अवरोध पैदा होते हैं। जैसे सीमा शुल्क है, वो बढ़ा दी किसी देश ने या घटा दी, या टैरिफ घटा दिया बढ़ा दिया, तो ये व्यापारिक अवरोध हैं। और मुक्त व्यापार में इनको फ्री किया जाता है या कम किया जाता है।
नंबर 2, प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं, सेवाओं या उत्पादों का व्यापार अलाउ किया जाता है जिससे कि क्वालिटी और क्वांटिटी समझौता ना हो। नंबर 3, इससे देश की जीडीपी और रोजगार बढ़ता है। लेकिन इससे कुछ मुक्त व्यापार से या व्यापार उदारीकरण से कुछ नुकसान भी है, हानि भी हैं। इसमें नंबर 1 तो यह विकसित देश जो है, जैसे अमेरिका है या और देश हैं, विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, क्योंकि वे अपना सामान जो ज़्यादा भेजते हैं और जिससे कि वहाँ का जो लोकल मार्केट है किसी भी देश का, तो वो जो कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। नंबर 2, घरेलू उत्पाद वस्तुओं या सेवाओं के अवसर कम हो जाते हैं। नंबर 3, किसी वस्तु को किसी भी देश में ज़्यादा मात्रा में भेज देते हैं, डंप कर देते हैं, तो उसे लोकल सामान की जो बिक्री है या लोकल जो काम धंधे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। नंबर 4, यह एक तरफा है। ज़्यादातर विकसित से विकासशील देश की ही तरफ ज़्यादा ये होता है, व्यापार होता है, और विकसित देशों में अपना सामान कम भेज पाते हैं। तो इसलिए जो ये ज़्यादातर एक तरफा है। इससे भी जो है मुक्त व्यापार से जो विकासशील देश हैं या छोटे देश हैं उनको नुकसान ज़्यादा होता है, जबकि विकसित देशों को फायदा ज़्यादा होता है। नंबर 5, इससे संस्कृति बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है और इससे पर्यावरण और स्वास्थ्य सेवाएं भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं और श्रम कानूनों का सीधा उल्लंघन कई बार होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मुक्त व्यापार भी या व्यापार उदारीकरण एक ही बात है। अब एक संस्था है WTO, कई बार पेपर में आया हुआ WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। 1948 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद गैट बना। गैट क्यों बना? गैट का मतलब है GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ ये बना, और इसका जो बना इसका कारण ये था इसके बनाने का कि जब वर्ल्ड वार खत्म हुए, फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार, तो देशों ने अपना सामान भेजना कम कर दिया या अपने मूल्य बढ़ा दिए, या कुछ देशों के साथ व्यापार करे, कुछ साथ नहीं कर रहे थे। तो इसलिए तो ये जो है संगठन बना गैट के नाम से 1948 में। 1994 में सदस्य देशों ने राष्ट्रों के बीच मुक्त व निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई संस्था बनाई, जो 1995 में गैट को खत्म कर दिया और उसकी जगह रिप्लेस कर दिया WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बदल दिया। ये WTO कब बना? पेपर कह रहा था 1/1/1995 में, यानी कि 1 जनवरी 1995 को इसका गठन हुआ था। इसमें जो है राष्ट्रों के बीच ट्रेड रूल यानी कि व्यापार नियम तय किए जाते हैं, और अगर दो देशों के बीच में विवाद हो गया है तो उसको भी सुलझाया जाता है। इसमें बैंकिंग और बौद्धिक संपदा को भी व्यापार में शामिल किया गया है, उनकी सहायता उससे की जाती है, उसका भी ट्रेड किया जाता है। अब इसकी जो आलोचना भी है, जैसे मुक्त व्यापार या भूमंडलीकरण से परेशान देश इसकी आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि विकसित देश इससे ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाएं या श्रमिकों का अधिकार, बाल श्रम, पर्यावरण जैसे मुद्दों की उपेक्षा विकसित देश ज़्यादा करते हैं। WTO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, जो जिनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। इसका ये पेपर में कई बार पूछा गया कि WTO का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। 2016 में पेपर पूछा कई बार, 2016 में इसमें 164 मेंबर इसके सदस्य WTO के, यानी कि लगभग 96% ऑफ द वर्ल्ड कंट्री, जितने भी देश संसार में देश हैं उसका 96% भाग जो है इसके मेंबर थे देश, और इंडिया इसके संस्थापक देशों में से एक है। तो WTO का इतना ही बहुत है। शॉर्ट नोट्स आएगा या इसके MCQ वगैरह आएंगे तो आप इसे कर सकते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पत्तन। पेपर में कई बार आया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार इन्हें क्यों कहते हैं या ये किस तरह से हैं। आप जानते हो कि पत्तन यानी कि बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया के मुख्य प्रवेश द्वार, पोताश्रय तथा पत्तन होते हैं, क्योंकि इन्हीं पत्तनों के द्वारा, कारण क्या? क्योंकि इन्हीं पत्तनों के द्वारा जहाजी माल
और यात्री विश्व के एक भाग से दूसरे भाग को जाते हैं। अगर पत्तन ना हो तो नहीं ना यात्री जा पाएंगे एक देश से दूसरे देश में, और ना ही सामान आएगा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार हैं और किसी भी देश की जो इकोनॉमी है उसको ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। पत्तन जहाज के लिए गोदी, लादने, उतारने और भंडारण हेतु सुविधाएं प्रदान करते हैं। यहाँ पर श्रमिक, छोटी नावें व अन्य सुविधाएं या ईंधन, मन्ना, भोजन आदि प्रदान की जाती हैं। पत्तन के प्रकार याद था कई बार, और इसको आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पत्तन वाला, और ये मैप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान रखना, मैप का भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 29 में, तो इसलिए ध्यान रखना, इसकी बुक फर्स्ट की बात हो रही है तो इसलिए अच्छे ध्यान रखना। इनको वर्गीकरण करने के लिए उनके संभाले गए यातायात कार्य के अनुसार इनका वर्गीकरण करते हैं। जैसे नंबर 1 है निपटाए गए नौभार में सामान के अनुसार पत्तनों के प्रकार। जैसे नंबर 1 है इसमें, यानी कि सामान के आधार पर या नौभार के आधार पर पत्तनों के प्रकार में नंबर 1 औद्योगिक पत्तन। औद्योगिक पत्तन किस लिए है? जो थोक सामान है, बल्क में सामान, जैसे अनाज है, चीनी है, ओट्स है यानी कि अयस्क हैं, उनका जो इसमें औद्योगिक पत्तन से सामान आता जाता है, वो इसका व्यापार यहाँ होता है। दूसरा वाणिज्यिक पत्तन, सामान जो रेडीमेड है, जो विनिर्मित वस्तु है और यात्री हैं, दोनों का यात्रा हेतु वाणिज्यिक पत्तन होते हैं। नंबर 3 विस्तृत पत्तन, सबसे ज़्यादा दुनिया में विस्तृत पत्तन ही है, सबसे ज़्यादा इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पत्तन है वो विस्तृत पत्तन है, और ये सबसे ज़्यादा ही प्रभावशाली है। ये ज़्यादा मात्रा में है और ज़्यादा मात्रा में सामान के लिए, हर प्रकार के सामान के लिए ये ज़्यादा सूटेबल है विस्तृत पत्तन। नंबर 2 है इसमें पत्तनों के प्रकार में अवस्थिति या पोजीशन के आधार पर पत्तनों के प्रकार। पहला वाला था, जो 3 थे औद्योगिक, वाणिज्यिक, विस्तृत, ये थे नौभार के आधार पर यानी कि सामान के आधार पर। दूसरा है पोजीशन के आधार पर, यानी कि अवस्थिति जहाँ पे हैं वे, उसके आधार पर पत्तनों के प्रकार। नंबर 1 अंतर्देशीय पत्तन। अंतर्देशीय पत्तन कौन से हैं? ये समुद्री तट से दूर होते हैं, ये समुद्र से एक नदी या नहर द्वारा जुड़े होते हैं। जहाँ पे वो नदी जो है, नहर है, वो समुद्र में गिर रही है, तो ये वहाँ पर होते हैं लगभग। ऐसे पत्तन चौरस तल वाले जहाज हेतु ही काम करते हैं। जैसे कोलकाता, इंडिया में कोलकाता जो हुगली नदी पे है, उसमें ये पत्तन है, जो कोलकाता पत्तन कहते हैं। और दूसरा एग्जांपल है इसका मैनहीम व ड्यूसबर्ग, ये 2 पत्तन है राइन नदी पे। दूसरा है अवस्थिति का आधार, पोजीशन का आधार पर बाह्य पत्तन। बाह्य पत्तन क्या है? ये गहरे जल के पत्तन हैं जो वास्तविक पत्तन से दूर होते हैं, जहां असली पत्तन है उससे दूर होते हैं, और बड़े जहाज के आकार इन पत्तनों तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए ये जो पत्तन है, इसलिए ये मूल पत्तनों को अपनी सेवा देते हैं, यानी कि गहरे जल में, अंदर समुद्र के अंदर ही है, और वहाँ से सामान जो है वहाँ पर पहुँचा जाता है, जैसे एथेंस और यूनान में। नंबर 3 जो सी है, यानी कि विशिष्ट कृत कार्यकलाप के आधार पर पत्तनों के प्रकार। यानी कि पहला था निपटाए गए नौभार के अनुसार पत्तनों के प्रकार, औद्योगिक, वाणिज्यिक और विस्तृत पत्तन। दूसरा था पोजीशन के आधार पर 2 प्रकार के हैं, अंतर्देशीय और बाह्य पत्तन। और तीसरा है विशिष्ट कार्यकलाप के आधार पर पत्तनों के प्रकार। इसमें है नंबर 1 तैल पत्तन के नाम से पता चल रहा, यानी कि ऑयल के लिए, यानी कि टैंकर, जो तेल के टैंकर हैं या डीजल के टैंकर हैं, पेट्रोल पदार्थों के, और कुछ तेल शोधन पत्तन भी है इसमें। जैसे मार्काइबो वेनेजुएला में है पत्तन, एस खीरा ट्यूनीशिया में है, त्रिपोली लेबनान में है, और अबादान पर्शिया खाड़ी में है। दूसरा पत्तन है इसमें मार्ग या विश्राम पत्तन। मार्ग पत्तन या विश्राम पत्तन दोनों एक ही बात है। ये मुख्य समुद्री मार्गों पर विश्राम केंद्र हैं, रेस्ट सेंटर हैं। यहाँ पर ईंधन भरने, तेल भरने, खाने हेतु लंगर डालते हैं। ये जहाज जो होते हैं, जो ले जाते हैं, ये कॉमर्शियल हैं और अपने इसी का शुल्क लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, जैसे अदन, होनोलुलु और सिंगापुर। अदन, होनोलुलु और सिंगापुर हैं। जैसे हमारे होटल वगैरह होते हैं, रेस्ट रूम होते हैं, इसी तरह से ये होते हैं। एक है पैकेट पत्तन, थर्ड है पैकेट पत्तन या फेरी पत्तन कहते हैं इसे, पैकेट स्टेशन या फेरी पत्तन।
छोटी दूरी हेतु, जैसे डाक का कार्य है या लोकल यात्री हेतु, ये जलीय क्षेत्रों के आर पार बिल्कुल एक दूसरे के सामने होते हैं। जैसे इंग्लिश चैनल के आर पार इंग्लैंड में डोबर पत्तन है और फ्रांस में कैलाइस पत्तन है। आप जानते हो कि इंग्लिश चैनल जो दो देशों से आपस में जुड़ा हुआ है, एक तरफ इंग्लैंड है और दूसरा फ्रांस है, तो इंग्लैंड में डोबर है और फ्रांस में कैलाइस है, तो वहीं से ये सेवाएं देते हैं। तो इसलिए इनको जो पैकेट पत्तन या फेरी पत्तन कहते हैं, ये लगातार चक्कर लगाते रहते हैं यहाँ पे जहाज। तो ये नेक्स्ट है, फोर्थ है आंत्रपोपत्तन। आंत्रपोपत्तन क्या है, ये कई बार पूछेगा आंत्रपोपत्तन क्या है। ये कलेक्शन सेंटर है, यानी संग्रहण केंद्र है। यहाँ पर विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती हैं। जैसे सिंगापुर एशिया के लिए आंत्रपोपत्तन है, रोटरडम यूरोप हेतु और कोपनहेगन बाल्टिक क्षेत्र हेतु आंत्रपोपत्तन है। अब पांचवा पत्तन है इसमें नौसेना पत्तन। यह नाम से पता चल रहा, ये सामरिक महत्व यानी युद्ध के कार्य के लिए हैं पत्तन, और युद्धक जहाज़ों को ये सेवाएं देते हैं। और उन जहाज़ों की जो युद्धक जहाज हैं, जो पनडुब्बी वगैरह हैं या लड़ाई के जो जहाज हैं या जो भी चीज़ हैं वहाँ पे लड़ाई के लिए, उनमें वहाँ रिपेयरिंग काम यहाँ पे होता है। जैसे कोच्चि है इंडिया में, कोच्चि है, कारावाड़ है, ये भारत में है। ठीक है भाई। तो ये अगर पत्तनों का प्रकार आपको एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, इसको हम 3 मेन कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो है सामान के आधार पर, दूसरा है पोजीशन के आधार पर, और तीसरा है हमारा कार्य के आधार पर। तो सामान के आधार पर 3 है, औद्योगिक, वाणिज्यिक और विस्तृत। पोजीशन के आधार पर 2 हैं, अंतर्देशीय और बाह्य। और कार्य के आधार पर हमारे 5 हैं, तैल पत्तन, मार्ग या विश्राम पत्तन। तीसरा पैकेज स्टेशन या फेरी पत्तन। फोर्थ है आंत्रपोपत्तन और फिफ्थ है नौसेना पत्तन। इनके बारे में डिटेल मैंने बता दिया है, आपको इनके बारे में लिख के और जैसे भी है वो आपको करना है। तो ये आपका जो चैप्टर है ये बस इसमें इतना ही है, और आप जो इसको देखो अच्छे से कर सकते हो। तो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।